हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत के साथ साथ यह आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ और खुश। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ जो हमारा होता है, स्वास्थ्य और मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब हम रहते हैं स्वस्थ, तभी हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम सभी यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हो सके हैं, इसके लिए हम मैग्नेट ब्रेन्स का बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सोशल मीडिया को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। सिर्फ कक्षा 7वीं की बात नहीं कर रही हूं, आपके जो भी सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको भी लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि 7वीं से 12वीं तक के सभी विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय की वीडियोस आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलो विद्यार्थियों, हम चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 17 पर। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया है? यदि नहीं देखा है तो पहले मैं यही कहूंगी आपसे कि पाठ 17 का व्याख्या वाला वीडियो पहले देखिए, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं प्रश्नोत्तर जो लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। कही जाती है आधुनिक मीरा। अब जिसने सोना देखा है, सोना देखा है मतलब गोल्ड की बात नहीं कर रही हूं, और ना ही मैं ये कह रही हूं कि जिसने सोना अनुभव किया है, तो नींद की बात भी नहीं कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि सोना क्या है। बताइए जल्दी। कोई धातु है या कोई क्रिया है या फिर संज्ञा है? क्या है? धातु, क्रिया या संज्ञा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सोना क्या है। और जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है वो बहुत जल्दी से फटाफट टाइप कर चुके होंगे। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल, सोना एक छोटे से सोना हिरन के बच्चे का नाम है, जो महादेवी वर्मा जी ने अपने घर में पाला था। और इतना स्नेह, पहले भी हमने कई रचनाएं पढ़ी हैं, आपको मैं बताऊंगी। एक और उनकी रचना है गिल्लू, बहुत ही प्यारा। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जिसको वो गिल्लू कहती हैं। किसी कौवे ने घायल कर दिया था, जिसको फिर महादेवी वर्मा जी ने उठाकर उसका लालन पालन किया, रुई कॉटन में उसको रखा, रुई की इस तरह से बत्ती, जैसे हम दीपक में जलाते ना बाती, वैसी बाती बनाकर उससे उसको दूध पिलाया, तब जाकर फिर वो बड़ा हुआ था। 2 साल तक महादेवी जी के साथ में रहा था। इसी तरह से महादेवी वर्मा जी को पशुओं और जीव जंतुओं से काफी स्नेह रहा है, उनकी रचनाओं में ये देखने को मिलता है। ये सोना है। अब यहां है पहला प्रश्न कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस निश्चय की बात की जा रही है, क्या है वो निश्चय। महादेवी वर्मा का निश्चय क्या था, तभी तो हम उत्तर दे पाएंगे कि उनको निश्चय क्यों बदलना पड़ा। किसको पता है कि उन्होंने क्या निश्चय किया था? जल्दी जल्दी फटाफट अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि महादेवी वर्मा जी का निश्चय क्या था। यस, तो महादेवी वर्मा जी का निश्चय था कि अब मैं कभी हिरण नहीं पालूंगी। ये उन्होंने निश्चय कर लिया था। लेकिन फिर है कि उनको अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। वो इसलिए कि अभी देखते हैं उत्तर में कि डॉक्टर जो थी, उनकी एक फ्रेंड थे, मित्र थे, उनकी बेटी थी, जो कि एक हिरण के बच्चे को पाल पोस रही थी। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था और जहां वो पाल रही थी या उसकी देखभाल कर रही थी, उसके लिए उतना खुला वातावरण नहीं था, उतना अधिक बड़ा वातावरण नहीं था। इसलिए उन्होंने महादेवी जी से आग्रह किया कि मैं हर किसी को इस हिरण को नहीं दे सकती, जो इसकी देखरेख अच्छे से कर सकेंगी, तो मेरे मस्तिष्क में आपका नाम आया, तो कृपया आप इसकी देखभाल करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं। तो अब महादेवी वर्मा जी क्या कहती? उनको अपना निश्चय बदलना पड़ा। सोना की दुखद मृत्यु से आहत हो लेखिका महादेवी वर्मा ने हिरण नहीं पालने का निश्चय कर लिया था। सोना पाठ का शीर्षक। और सोना की मृत्यु कैसे हुई थी? सोना की मृत्यु तब हुई थी जब महादेवी वर्मा जी किसी कार्य हेतु अपने घर से कुछ दिनों के लिए टूर पर गई थी, ठीक है। और उनके आने पर जब उनको सभी वो
उनके जो भी पालतू पशु थे वो दिखाई दिए, लेकिन सोना कहीं दिखाई नहीं दिया। पूछने पर पता चला कि सोना की मृत्यु हो चुकी है। कैसे? क्योंकि सोना धमा चौकड़ी मचाने में तो सबसे नंबर 1 था, कुलाटियां भरने में, खेलने में, एक दूसरे के सिर से ऊंचे ऊंचे नीचे उठने में, ये सब था उसके साथ। लेकिन अब जबकि महादेवी वर्मा जी को उसने घर में नहीं पाया तो उस एकांत, बेटा पशुओं को भी बुरा लगता है। पशु भले ही बुद्धिहीन माने जाते हैं, लेकिन उनमें भी संवेदनशीलता होती है, वे भी भावुक होते हैं। जो पालतू कुत्ता होता है उसको डांट दो तो सहम जाता है और पुचकारो तो प्रसन्न हो जाता है, पूंछ हिलाने लगता है। क्या है ये सब? ये भावना ही तो है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही प्यारा सा पालतू कुत्ता था। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी बीमार होने, मतलब उम्र काफी हो गई थी उनकी और वो बीमार हो गए थे, अंतिम संस्कार के समय उनका कुत्ता उनके उस स्थान पर गया और घंटों उसी स्थान पर बैठा बैठा रोता रहा। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, तेरी मेहरबानियां का सीन नहीं है, ये वास्तविक सीन है। और बेटा जो भी, जैसे एक तेरी मेहरबानियां मूवी थी जिसमें कुत्ते की बहुत अच्छी, मतलब कितना बहुत ही भावनात्मक तरीके से उसमें दृश्य दर्शाया गया था, जो कि वास्तविकता है। तो सोना की मृत्यु हो गई थी और जिससे लेखिका बहुत आहत हुई थी, बहुत दुखी हुई थी। ठीक है, आहत का अर्थ होता है दुखी। लेकिन सुष्मिता वसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरण स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। अब सुष्मिता ने कहा कि आपको एक हिरण लेना होगा और इसका पालन पोषण करना होगा, क्योंकि वे जानती थी कि महादेवी वर्मा ही इस हिरण को सुरक्षित रख सकती हैं। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल दिया और हिरण को स्वीकार करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। पता है आपको, छात्रावास की बात थी। जब छात्रावास में सभी प्रार्थना सभा में एकत्रित होते तो सोना भी बड़े शांत रूप में वहां खड़ी रहती और बिल्कुल कोई धमा चौकड़ी नहीं करती थी प्रार्थना सभा के समय। फिर जब मैस में सब लोग खाना खाने बैठते तो कहीं यहाँ उछलना, कहीं वहाँ उछलना, उसका ये बहुत ही, और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती थी। कैसे खेलती थी? छोटे छोटे बच्चों की ये पंक्तियाँ लगी हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। अब देखो ज़रा कैसे सोना खेलती थी उन सब के साथ। बच्चे खड़े हैं, ठीक है, बच्चे खड़े हैं और अब सोना इन सब के सिर के ऊपर से छलांग लगाती थी। सब डरते थे कि ऐसा ना हो उसके जो खुर पैर है ना, वो इनके सिरों में चोट ना पहुंचा दें। लेकिन नहीं, इतनी होशियारी से, इतनी चालाकी से ये सब लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का छात्रावास में बहुत अधिक गेम्स, खेल के पीरियड्स रहते हैं। तो खेलने कूदने जब भी वो खेलते कूदते थे तो सोना भी उनके साथ खेलती थी और वो लाइन से खड़े हो जाते थे, पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े हो जाते थे। सोना दूर से बिल्कुल ऐसे दौड़ते हुए आती और छलांग लगाकर उनके उस तरफ चली जाती, फिर उस तरफ से आती, फिर उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर फिर चली जाती। इतनी अच्छे से वो खेलती थी कि पूरा जो वातावरण था छात्रावास का वो बहुत ही, मतलब खुशनुमा हो जाता था। उसके बाद अब जैसे प्रार्थना सभा समाप्त होती थी, सब लोग अपने कक्षाओं में जाते, तो वो अभी जैसे नहीं कि भाई हाँ निरीक्षण कर लें जरा क्या चल रहा है कक्षा में, सब लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, इस तरह से घूमती फिरती थी। यार मतलब आप देखो कि मूक है, कहने को जानवर है जिसको बुद्धि नहीं होती, उसके बाद इतनी होशियारी, इतनी समझदारी, इतनी बुद्धिमानी। तो प्रश्न मार्क या क्वेश्चन मार्क लगता है मनुष्य पर कि मनुष्य होकर, बुद्धिमान होकर भी पाश्विक प्रवृत्ति में क्यों उतर आता है। तो आइए देखते हैं सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में हम किस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। रात में लेखिका का साहचर्य के बाद, साहचर्य मतलब साथ, जब लेखिका अपनी खाट पर या पलंग पर सोती थी तो सोना भी उनके निकट ही बैठ जाती थी और पूरी रात वहीं रहती थी। सुबह होते ही उछलने कूदने लगती थी,
ठीक है। तो रात में लेखिका का साहचर्य के बाद प्रातः होते ही सोना घर से निकलकर बाहर आती, मैदान में खड़ी होकर चौकड़ी भरती। चौकड़ी भरना जानते हो? उछलना, कूदना, खेलना, मस्ती करना। छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी। छात्रावास के हर एक रूम में जाकर भीतर की वस्तुओं को निहारती, और निहारते समय उसकी जो आंखें थीं, आहा, ऐसा लगता था कि इसकी आंखों को ही निहारते रहो। वैसे भी मृग के नयन तो प्रसिद्ध है, उपमा दी जाती है मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। तो वो इस तरह से चौकड़ी भरती, दौड़ती कूदती फिरती थी, ठीक है। छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती थी, खेलती थी। यदि बच्चे जैसे रेस खेल रहे हैं ना, हम दौड़ना खेलेंगे, तो वो भी उनके साथ दौड़ेगी, वो भी उनके साथ आ जाएगी। इस तरह से खेलती थी। छात्रावास के हर एक रूम में जाकर भीतर की वस्तुओं को भी निहारती थी। बड़े बिल्कुल देख रही है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, चलो भाई सब कुछ बढ़िया है, हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं है। हर एक कक्षा में जाकर निरीक्षण करती, जैसे कि सब कुछ सही है, चलो तुम लोग पढ़ सकते हो। और बच्चों के हाथ से दिया हुआ खाद्य पदार्थ भी खाती थी। अब बच्चे, जब मैस की बात हो रही, जब मैस में जाते और सब लोग अच्छे से खा रहे होते, इतने में चली जाती सोना, तो सब के सब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती, और सबको इतना अच्छा लगता था कि सोना आ गई, और सब उसको कुछ ना कुछ खिलाते थे, तो सबके हाथ से थोड़ा थोड़ा खा भी लेती थी। वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, वर्ग कक्षा। कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, मैदान में घास खाती तथा दूध, चना प्रेम से खाती थी। ये इसके फेवरेट मतलब व्यंजन थे, चने, दूध बड़े प्यार से खाती थी। कुछ समय अपने अन्य पशु जीवों के सहचर्य में भी बिताती थी। जो भी अन्य पशु रहते थे ना, उनके साथ भी वो समय बिताती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? जल्दी बताओ। अभी हमने कुछ छोटे बच्चों से संबंधित चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? हाँ, अच्छा, हमने चर्चा की थी कि हमने क्या चर्चा की थी कि जो छोटा सा जो हिरण है, उसकी आंखें इतनी प्यारी, ठीक है, कि वो बहुत ही सुंदर सा लगता था और धमा चौकड़ी मचाता रहता था, मान लो, ठीक है। अब तो वो छोटे बच्चे उसे क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि छोटे बच्चों को छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, और हम सबको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चों का जब भी खेलने का समय रहता था, या कालखंड रहता था, पीरियड रहता था, तो वो उनके साथ खेलती थी। क्या क्या खेल खेलती थी? देखो, छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे। अतः सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। छोटे बच्चों को भी सोना बहुत प्यारी लगती थी, ऐसे सोना सोना प्यारा सोना। तो वो जहां पशुओं को या किसी को भी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, कोई भी हो बेटा, जहां उसको प्रेम स्नेह मिलेगा वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो छोटे बच्चे सोना को बहुत प्यार करते थे, तो सोना भी छोटे बच्चों को प्यार करती थी और मस्ती के साथ खेलती भी थी। मैंने अभी बताया था ना कि पंक्ति से सब लोग खड़े हो जाते थे, फिर सोना दूर से भागती आती और सिर के ऊपर से छलांग लगाकर निकल जाती। देखने वाले सब घबरा जाते कि अरे हाँ, चली गई। जब चैन में आता है, सांस मतलब चैन की सांस लेते कि चलो चलो किसी को चोट नहीं आई। और जब मस्ती के मूड में होती थी तो महादेवी वर्मा जी के भी, जैसे महादेवी वर्मा बैठी हैं अपने लेखन कार्य में व्यस्त हैं, तो वो उनके सिर के ऊपर से भी कूद जाती थी। सब लोग डरते थे कि कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन वो अपने जो खुर रहते हैं पैर, उनको ऐसे मोड़ के रखती थी कि चोट ना लगे। इतनी प्यारी थी। तो छोटे बच्चे उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, इसलिए वो भी उन्हें प्यार करती थी। अब करना है भाव स्पष्ट, ठीक है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों
अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। बिल्कुल सही है। बताइए, ये वाक्य, ये कथन लेखिका ने कब और क्यों कहे? हम सब भली भांति जानते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित है, जब तक उसके रिश्ते, नाते, प्रेम, प्यार, बंधुत्व, ये सब झलकता रहता है, गले मिलना, हंसना, बोलना, सब कुछ। लेकिन जैसे ही किसी के करीबी की मृत्यु हो जाए तो वही व्यक्ति पड़ा है जमीन पर, सफेद कपड़े से ढका हुआ, कोई उसकी तरफ जाना तक नहीं चाहता, डरते हैं उससे, अपवित्र मानी जाती है उसको। मतलब जब तक वो घर में है उस घर को अपवित्र माना जाता है, और ना केवल तब तक बल्कि पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक, जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक अशुद्ध माना जाता है। वो आत्मा जो परमात्मा में लीन हो गई, ये शरीर मट्टी में मिल गया, मट्टी का था मट्टी में मिल गया, आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई, अब बचा क्या? कुछ नहीं। फिर भी मानव की प्रवृत्ति देखिए कि मृत्यु के बाद चाहे कितना भी प्यारा अपना परिजन, परिवारजन कोई भी हो, प्यार ही क्यों ना हो, कोई भी हो ना, कहा ना, उससे उसको डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, वो उसके प्रति उसके मन में प्रेम नहीं आता। तभी लेखिका ने ये कहा था कि यदि मृत्यु इतनी अपवित्र है, असुंदर है, क्योंकि सब लोग उससे दूर भागते हैं, कोई उसकी तरफ मुस्कुराकर चहकते हुए उसको गले नहीं लगाता मरने के बाद, इसका मतलब छुआछूत है। आएंगे सब लोग घर तो स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ आदि कर्म होते हैं, क्रिया कर्म होते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अपवित्र मानी गई मृत्यु को, असुंदर, भय लगने लगता है, भयानक लगने लगता है। वो जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, या बिल्कुल वो भी डरावना लगने लगता है, वो भी भयानक लगने लगता है, इसका मतलब असुंदर है। अपवित्र भी कह दिया, असुंदर भी कह दिया, ठीक है। तब उसे बांटते घूमना, क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? क्यों मनुष्य एक दूसरे के या फिर पशु, पक्षी, जीव जंतुओं को मारने में आमादा रहता है? क्यों उनको मारने पर तुला रहता है? जैसे ही मौका मिलता है, कहीं हिरण का शिकार कर दिया, तो कहीं उड़ते उड़ते जो बिल्कुल आकाश में कलरव कर रहे हैं पक्षी, उनको मार दिया। क्यों? और कहीं मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया, जान का दुश्मन बन गया। क्यों? जब मृत्यु इतनी ही अपवित्र और असुंदर है तो उसको बांटते क्यों फिरते हो? कहने का तात्पर्य यही है। महादेवी जी यही कह रही हैं कि जब मृत्यु को अपवित्र माना जाता है, असुंदर माना जाता है, तो उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मृत्यु क्यों दे रहे हो? किसी को क्यों बांट रहे हो? देखो, उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा? जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। अब देखो आप, जीते जी व्यक्ति जो जितना प्यारा लगता है, मरने के बाद वो उतना ही अपवित्र और असुंदर लगने लगता है। तो वास्तव में ऐसा होता है या मनुष्य का नजरिया ऐसा है कि जब तक आत्मा है तब तक आप सबके करीब हो, जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, परमात्मा के पास गई, ये शरीर किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, मनुष्य एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना तक नहीं चाहते। यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको छूना भी नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है तुरंत। कोई प्यारा जिससे प्यार करते हैं, यदि वो भी मरा हुआ पड़ा है तो उसके प्रति प्रेम भाव सब गायब तुरंत। मतलब ये क्यों?
कैसे? लेखिका यही तो बताना चाहती हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना भी नहीं चाहते, उसे असुंदर मानकर अपनी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं। उसके प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को त्याग देते हैं। यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है। ऐसा मान सकते हैं हम कि हाँ, मृत्यु से जो शरीर है, जो मनुष्य है, वो अपवित्र और असुंदर हो जाता है। अर्थात मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, क्योंकि जब तक जीवित था सब उसके करीब थे, सब उससे प्यार करते थे, सब उसको प्यार करते थे, सब उसके साथ रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उसे मृत्यु प्राप्त हुई, उसका शरीर सबके लिए डरावना हो गया, अपवित्र हो गया, उसके प्रेम की भावना सब खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, क्योंकि जब जीवित था तब तो सब सही था। तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की भी हत्या कर रहा है। आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग। पशु पक्षियों को तो मार ही रहे हैं, साथ ही साथ मनुष्य भी मनुष्य का शत्रु हो गया है। क्या यह मृत्यु का बांटना, हत्या करना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? अर्थात हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य ही है। जब एक मृत व्यक्ति असुंदर और अपवित्र हो जाता है, कब? जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है। तो फिर मनुष्य ही मनुष्य का खून क्यों करता है, क्यों हत्या करता है, क्यों इस अपवित्र और असुंदर चीज को बांटते फिरता है, क्यों देता है किसी को मौत? ये कहना चाहती हैं लेखिका। ठीक है, तो इस कथन के माध्यम से बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। अगला है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। पशु मनुष्य के निश्चल प्रेम से परिचित रहते हैं। पशु समझ जाते हैं कि कौन उनसे सच्चा प्रेम करता है, और वो प्रेम की भाषा को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। जब प्रेम से उनको बुलाओ, उनको खिलाओ, तो बड़ा लाड़ दुलार जताते हैं वो अपने मालिक के साथ। पशु मनुष्य के निश्छल, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ठीक है, उस स्नेह से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। वो ये नहीं देखते कि ये पैदल चलने वाला है, साइकिल पर जाने वाला है, टू व्हीलर पे जा रहा है या फोर व्हीलर पे जा रहा है, ये कितना धनवान व्यक्ति है, कितना गरीब या अमीर है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। जो उन्हें निश्चल प्रेम करेगा, जो उन्हें स्नेह देगा, बस वो उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, और अपने मालिक के प्रति इतने वफादार रहते हैं। जब भी वफादार शब्द आता है तो सबसे पहले कौन सा प्राणी याद आता है बेटा? कुत्ता, बिल्कुल। और ये भी अक्सर हमने देखा भी है, अपने आस पड़ोस कहीं कहीं सुना भी है कि भाई देखो, बला सिर पर आने वाली थी, लेकिन वो जो कुत्ता था या उनके घर में जो जानवर, पशु पक्षी कोई भी था, लगता है वो अपने सिर पर ले गया और हमें सुरक्षित छोड़ गया है। ऐसा होता है। तो जो पशु पक्षी रहते हैं ना बेटा, जो भी जानवर रहते हैं, वो अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से वफादार रहते हैं। किसी भी तरह की रत्ती मात्र भी उनके मन में चीटिंग नहीं होती। समझ आया कि वो पूरी तरह से अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते हैं, क्योंकि पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य उसके प्रति स्नेह प्रदान करता है, जो भी मनुष्य, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हिरण हो, कोई भी हो, ठीक है, उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं। चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। उसे सिर्फ अपने मालिक या अपने स्वामी का स्नेह चाहिए,
उसे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, ना वो ये देखता कि अरे मेरा मालिक तो अमीर है तो अकड़ के चल रहा है, या मेरा मालिक तो गरीब है तो बेचारा सिर झुकाकर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सबके प्रति, अर्थात वो जिसके भी घर में जिसको पाला पोसा गया है, उसके प्रति स्नेह की भावना प्रकट की गई है, तो मालिक के प्रति वो हमेशा वफादार रहता है। अब देखते हैं पाठ से आगे के प्रश्न। सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब भाई सोना, नाम ही इतना चमकीला है, नाम ही इतना आकर्षक है कि उसका वर्णन भला कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी प्रश्न है तो उत्तर तो देना होगा। आपने पहला वीडियो देखा, बेटा मैं बार बार फिर आपसे कहती हूं कि यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहला जिसमें हमने व्याख्या और लेखी का परिचय किया है, तो पहले उस वीडियो को देखिए और स्किप मत कीजिएगा। उसमें सोना की पूरी कहानी है, महादेवी वर्मा जी के स्वभाव का वर्णन है, उनके छात्रावास में किस तरह का वातावरण रहता था उसका वर्णन है, सब कुछ दिया है। तो सोना के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? सोना कैसा होगा बताओ, कल्पना करो। एक बहुत ही, मैंने बस इतना कहा है आपसे, एक बहुत प्यारा हिरण है, छोटा ही है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। कैसा दिखता होगा वो? इतना कह दिया कि वो बहुत प्यारा है, लेकिन कैसा दिखता होगा? लेखिका ने बड़े प्रेम से उसका वर्णन किया है कि उसकी आंखें कजरारी, उसके पैर सुडोल, जब चलता था, जब उछलता कूदता था तो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसका जो सुनहरा रंग था, ऐसा लगता था जैसे सोने के मतलब जो लच्छे हो ना, धागे, कहीं भी जब वो छोटा सा था तो ऐसा लगता था जैसे सोने के लच्छे गोल गोल जो गड्डी टाइप की रहती है वो रखी हो। इतना आंखें कजरारी, बड़ी बड़ी, तभी तो मृग नैनी उपमा भी दी जाती है मृग के नैनों की, सुंदर सा, प्यारा सा। तो देखो इतने अच्छे से वर्णन किया है, तो इसको याद रखिएगा। सोना महादेवी वर्मा जी के यहां पलने वाली हिरण थी, जो हिरण शावक के रूप में वर्मा जी के घर लाई गई थी। ठीक है। सोना का रंग सुनहला था, सुनहला रंग जानते हो ना, सोने के समान, गोल्डन, अत्यंत कोमल, मखमल जैसे मुलायम उसके रोए थे, जो रोए रहते हैं ना, बाल, रोए कहेंगे, बाल तो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो रोम रोम था, रोए थे, वो बहुत कोमल थे, बहुत सॉफ्ट थे, एकदम सुनहरे, सोने की तरह, बहुत ही प्यारे। लंबा पतला मुख, सुडोल, पूरी तरह से सुडोल शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर शीशे जैसी चमकती पनियाई आंखें। आंखों का वर्णन देखो आप, बड़ी बड़ी, क्या लिखा है, बड़ी बड़ी सुंदर और शीशे जैसी चमकती पनियाई आंखें, ऐसी लगती हैं जैसे तुरंत वह ढलकर गिर जाए। इतना प्यारा उसका रूप, उसका सौंदर्य कि लेखिका मानो उसका वर्णन करते थकती ही नहीं है। वे ये भी कहती हैं कि जो भी जीव जंतु या पशु पक्षी उनके साथ में रहा है वो बहुत ही प्यारा, चाहे वो गिल्लू ही क्यों ना हो, गिल्लू मतलब गिलहरी का बच्चा, उसको भी पाला था उन्होंने। ठीक है। आंखों के चारों ओर काला कोर बना था, मानो चारों ओर से काजल लगा हो, पूरी तरह से ऊपर नीचे कजरारे कजरारे, तेरे नैना गारे कारे थे। सोना की जो आंखें थी, ऐसा लगता था जैसे किसी ने काजल की कोर बना दी हो। लंबे लंबे कान के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखती थी, और कान तुरंत तुरंत हिलते हैं, आपको पता ही होगा, ऐसे उनके मतलब हर एक आवाज को बड़ी चौकन्ने होकर सुनते हैं वो। किसी भी तरह से कहीं की भी आहट हो, वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, और उनकी रफ्तार तो क्या गजब की रहती है। जब वो भागते हैं तो क्या स्पीड रहती है उनकी। पता कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हिरण कितने किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है, जल्दी बताओ, जल्दी से लिखना है, आपको बताना है मुझे। ठीक है। तो इस तरह से उसका सौंदर्य था। अब है अगला प्रश्न, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी भी सुरक्षा, कड़ी से कड़ी सुरक्षा क्यों ना दे दी जाए, उसके बाद भी लोग समय पाते ही शिकार पर निकलते हैं। आज भी ऐसा होता है, पक्षियों
का शिकार हो रहा है, पशुओं का शिकार हो रहा है, उड़ते उड़ते पक्षियों को मार गिराया जा रहा है। और जो भी पशु हैं जो जंगल में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और जंगल की शोभा है, लेकिन फिर भी उनको क्षति पहुंचाई जा रही है। तो अब आप पर ये एक प्रश्न है और कहूं कि जिम्मेदारी भी है कि पक्षियों की या पशुओं की सुरक्षा या रक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। पहले अपनी तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सिर्फ एक एक उपाय मुझे हर एक बच्चे से चाहिए कि जल्दी बताओ कि क्या क्या उपाय कर सकते हो आप उनकी सुरक्षा के लिए। क्या कर सकते हो बताओ। अच्छा, पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हो? उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आया होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को या जीव जंतु को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो हिरण था सोना, उसे माली ने बांध दिया था क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा था। तो कभी कभी घर में सुरक्षा की दृष्टि से लोग उनका पालन पोषण करते हैं। भावना सच्ची तो सब कुछ सच्चा। और क्या कर सकते हैं बेटा हम उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए? पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे। समुचित जो भी वन संसाधन है उनको हम सुरक्षित रखने के उपाय करेंगे। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगे बिल्कुल इस प्रकार के उपाय करेंगे। और साथ ही साथ पालतू पशु पक्षी के खान पान, रहन सहन और उसके रोग के निदान के प्रति भी हम जागरूक होंगे। ठीक है, अगला है क्या होता यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता, बताओ। क्योंकि जब लेखिका के पास सोना आया था वो सिर्फ 3-4 दिन का था। क्या होता अगर सोना को या फिर हिरण के 3-4 दिन के छोटे से बच्चे को लेखिका के पास ना लाया जाता? बिल्कुल सामान्य सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि हिरण का बच्चा संभवतः जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, तो हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को निष्ठुर मनुष्य ने उसकी मां को मारकर हिरण शावक उठाकर लाए थे। यदि वह वन में ही रह जाता तो मां के अभाव में मर जाता। उतना छोटा था कि वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता था, या फिर उसे अन्यत्र कुछ दिनों के लिए रखा जाता तो वह मर सकता था। क्योंकि महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों को बड़े ही स्नेह एवं यत्न से पाले जाते थे, उनके घर जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से बचा रहा। अगला है हेमंत, वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती ना करते। क्या होता यदि हेमंत, वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती ना करते? तो हेमंत, वसंत और फ्लोरा की चर्चा इस कहानी में क्रूर हिंसक जानवर के रूप में हो पाती। साथ ही साथ ठीक है, किस तरह से होती उनकी चर्चा? पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं। यह दृश्य भी इस कहानी में नहीं बन पाता कि ऐसा नहीं है कि हर एक जीव जंतु एक दूसरे के दुश्मन होता है, प्रेम से रहते हैं। हाँ, हमने कई जगह ऐसे, जैसे डिस्कवरी चैनल देखते होंगे आप, कि हिरण भी वही है, शेर भी वही है, नाग भी वही है, सांप भी वही है, छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सब साथ में और रह रहे हैं अच्छे से। और जबकि ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता बिल्ली को खाता है, लेकिन वो वहां पर तो नहीं खाता एक दूसरे को, अच्छे से रहते हैं वो। तो ये सब परवरिश का, जब पशु तक परवरिश में, अच्छी परवरिश में रहकर अच्छे बन जाते हैं तो मनुष्य तो बन ही सकता है। तभी तो कहते हैं कि जो संस्कार रहते हैं वही एक बच्चे का जीवन और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ये जो जीवन है, अभी का जो समय है, विद्यार्थी जीवन, इसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से बना लो। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने आप को अभी निर्मित कर लिया, वो समझिए आप स्थिरता के साथ ताउम्र पूरे जीवन भर आप इसी तरह से रहेंगे। अपने माता पिता की बात मानो,
उनकी कहना मानो, कभी डांट डपट पड़ भी जाए तो बुरा मत मानो, क्योंकि कभी भी अपने मम्मी पापा या टीचर्स आपकी ही भलाई के लिए डांटते हैं, ये तो तय है। ठीक है, तो इस तरह का कोई दृश्य नहीं बन पाता। लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती। अब लेखिका चली गई थी बद्रीनाथ की यात्रा पर, यदि वो नहीं जाती तो क्या होता? क्या होता यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती? लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो सोना की जान नहीं जाती। बिल्कुल, ये तो तय है कि लेखिका के जाने के साथ ही सोना अकेलेपन में रह नहीं पाई और मर गई, क्योंकि लेखिका के अभाव को पाकर वह गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसके रक्षकों ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांध कर रखा। इसके बाद भी उसकी जान चली ही गई। यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर नहीं जाती तो संभवतः सोना नहीं मरती। व्याकरण से संबंधित व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक्य व्यंजन को अनुस्वार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाइए। जैसे डॉक्टर अनुनासिक, परंतु अब अनुनासिक इतना ध्यान रख लो, अनुनासिक, ठीक है, जो पूरी तरह से नाक से साउंड आता है, जैसे ऐसे ओ ये वाली चंद्र बिंदु लगती है। और हाँ, अनुनासिक में पता है मैंने कैसे याद रखा था कि 1 और 2, यहां सिर्फ एक बिंदु है तो ये अनुस्वार है, इसके साथ एक और है तो इसमें 2 ना है। अनुनासिक में 2, यहां सिर्फ एक बिंदु है या एक और लगा है चंद्र बिंदु, तो डॉक्टर भी आता है अनुनासिक में। और जहां अम की बिंदी है वो अनुस्वार। भांति यहां जाएगा जंगल, मुंह यहां जाएगा संबद्ध, गांठ, भंग, इस तरह के शब्द होते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह, मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी। अब यहां पर कर्ता मैंने, क्योंकि आपने देखा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये पता है ना आपको कारक विभक्तियां। तो यहां क्या लिखा है? मैंने, तो यहां पर कर्ता ही होगा, क्योंकि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। अब के लिए, उसके लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो यहां पर संप्रदान आ गया, क्योंकि यहां पर लिखा है के लिए, इसलिए संप्रदान। अब गोधुली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी, पर में आ जाएगा अधिकरण, अधिकरण में में और पर होता है, तो यहां पर अधिकरण आ जाएगा। ठीक है। हिरण शेर से डरता है, एक होता है अपादान, तो यहां अपादान ही होगा, क्योंकि यहां डरने वाली बात आ रही है, दूर होने वाली बात। अरे यह तो बहुत सुंदर है, संबोधन आ जाएगा। और मेरी दृष्टि सोना को, संबंध आ जाएगा कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ये सब यहां पर आप देख सकते हैं। कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे छात्र धन आवास, तो छात्रावास, विद्या धन आलय, विद्यालय, और सूर्य धन उदय, सूर्योदय, पूर्व धन उत्तर, पूर्वोत्तर, विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, धन धन उपार्जन, धनोपार्जन, प्रति धन एक, प्रत्येक। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने सुना, समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह से चिंतित मत रहिएगा, आप तो बस बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।